सो हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है यूपीएससी में, इसके यूजुअली पीवाईक्यूज बहुत सारे हम करने वाले हैं आज भी। आपको लास्ट पे एक बार हम चैप्टर पढ़ने के बाद मैं आपको लास्ट पीवाईक्यूज भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। तो यहाँ पे इम्पीरियलिज्म है। तो इम्पीरियलिज्म में हम पढ़ने वाले हैं कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है, इम्पीरियलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ इम्पीरियलिज्म क्या होते हैं, ठीक है। और साथ में हम और भी कुछ पढ़ने वाले हैं जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडिया, इम्पीरियलिज्म का मतलब बेसिकली सुप्रीम पावर होता है, ठीक है। और ये एक लैटिन वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है इम्पीरियम। तो इम्पीरियम से इसको ड्राइव किया गया है, इसका बेसिक आइडिया मतलब कि सुप्रीम पावर होती है। बट अब इसके बारे में हमें प्रॉपर समझना पड़ेगा, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जानते हैं। तो व्हाट इज इम्पीरियलिज्म? इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ए कंट्री इज डोमिनेंस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के ऊपर जो है कोई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस करता है, ठीक है। क्यों करता है ये हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स में। पर अभी के लिए बेसिक समझ लेते हैं। जो होता है बेसिकली अपनी इकोनॉमी एक्सपैंड करने के लिए, साथ ही में कोई फाइनेंशियल गेन करने के लिए, और इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट एंड इंक्रीज करने के लिए। और कई बार क्या होता है, जैसे ब्रिटिश की हम कहते हैं कॉलोनी थी इंडिया में, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो है ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट थे। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भी हमारी कॉलोनी बनाई हुई थी, ठीक है। हम आगे मोड्स में पढ़ेंगे कि मोड्स ऑफ इम्पीरियलिज्म में कॉलोनीज भी आती हैं, ठीक है। इम्पीरियलिज्म जो है, बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या फ़र्क होता है इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म में। तो बेसिकली इसका जो डिफरेंस है वो भी हम लास्ट पे ही पढ़ेंगे कि कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म में डिफरेंस क्या होता है। पहले के लिए आज की वीडियो इम्पीरियलिज्म पे है, तो हम इम्पीरियलिज्म पे ही फोकस करेंगे ज़्यादा। तो इम्पीरियलिज्म जो है एक ब्रॉडर टर्म होती है, कॉलोनिज्म उसका एक टाइप होता है, ठीक है। तो इम्पीरियलिज्म में डोमिनेंस होती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। एक कंट्री दूसरे वीकर कंट्री के ऊपर जो है अपना डोमिनेट कर देता है, ठीक है। और हो सकता जैसे कि जो है ब्रिटिश की कॉलोनी थी इंडिया में, तो उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश प्रमोट करने की कोशिश की थी। साथ ही में उन्होंने अपनी रिलीजन जो कि क्रिश्चियनिटी थी उसको भी यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की थी। तो ये होता है रिलीजियस एस्पिरेशंस, ठीक है। रिलीजियस एस्पिरेशंस के लिए भी मतलब कि स्प्रेड ऑफ द कंट्रीज ओन रिलीजन भी किया जाता है। इसको हम समझेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ imperialism is expanding the nation's power and economy. The imperialists nations establish control over other countries and exploit them for their own benefit. यहाँ पे own benefit क्या है? own benefit है वही जो मैंने अभी बताया आपको, इकोनॉमिक एक्सपेंशन और आगे फाइनेंशियल उनको गेन मिल सके, ठीक है। यही सब होता है। चलिए आगे करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन एक मेन ऑब्जेक्टिव होती है जो कि ब्रिटिश की भी थी। इन ऑर्डर टू मेक फाइनेंशियल गेन, रेगुलेट एंड इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, टू ऑब्टेन चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल्स, रिलीजियस एस्पिरेशंस, ठीक है। और साथ में खुद का रिलीजन जो है उसे क्या करना, स्प्रेड करना। ये आप ऐसे का ऐसे ही याद कर लो। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसे यूपीएससी में भी पूछा गया है। 10th के बोर्ड्स का भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड साथ ही में एक जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो आगे आ जाइए, आगे करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि क्या कहता है कि इम्पीरियलिज्म जो है उसे अमेरिकाज और इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। वैसे तो और भी बहुत कंट्रीज़ हैं, बट ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए कि अगर आप पूछे जाते हैं तो आप एग्जांपल लिख के आ सकते हो। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड ने जो है बेसिकली इम्पीरियलिज्म किया हुआ था, डोमिनेट किया हुआ था, ठीक है, इन कंट्रीज़ पे। मोड्स ऑफ इम्पीरियलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो इसके पे हर एक मोड में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ, बट अभी के लिए इसको हम ब्रीफ में समझ लेते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स आ गया और इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि हम इसके मोड्स पे भी अलग अलग तरह की आपको और डिटेल्ड वीडियोस दे सकें। मोड्स ऑफ इम्पीरियलिज्म, यूरोपियन कंट्रीज कंटिन्यू टू कंप्लीट वन एंड अदर फॉर कंट्रोल एज मच फॉरेन टेरिटरीज एज पॉसिबल। क्या मतलब है इसका? कि जो है ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज, पास्ट में क्या था
वही जो यूरोपियन कंट्रीज थी वही मेनली डोमिनेट कर रही थी सारे वर्ल्ड में, उनकी कॉलोनीज बनी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस हो गया, ठीक है, और इंग्लैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, है ना, ये सारे के सारे कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टेरिटरीज को हम कंट्रोल कर लें, अपनी कॉलोनी बना लें। क्यों? क्योंकि इनका कंपटीशन चल रहा था एक दूसरे के साथ कि जो ज़्यादा करेगा, ऐसे होता है ना उनका। तो एज ए रिजल्ट बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इमर्ज हो गई। तो इसको भी आप पढ़ेंगे क्या है। तो तीन होते हैं कॉलोनीज, और बाकी दो होते हैं प्रोटेक्टोरेट एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। पहले कॉलोनीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलोनीज क्या है, द मोस्ट डायरेक्ट मेथड, ठीक है, of control is a colony. In this type of imperialism, a strong country establishes its own government. हाँ जी, वैसे आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारा का सारा हम चैप्टर यहाँ पे समझा देंगे। बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की हुई है और हमने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर भी किया था। तो आ जाइए आगे देखते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ इम्पीरियलिज्म स्ट्रॉन्ग कंट्री, ठीक है, इसको मदर मदर कंट्री भी कहते हैं, एक वीक कंट्री पे अपनी खुद की ओन गवर्नमेंट एंड रिटेन्स कंप्लीट अथॉरिटी, अथॉरिटी जो है उसे करता है उस पर, यानी कि डोमिनेट कह सकते हो आप, करता है ओवर अदर नेशंस टेरिटरीज एंड रीजन्स जो वीक होते हैं उससे, ठीक है। बहुत बेसिक है ये तो। अब आगे चलते हैं। अगला दूसरा जो है वो है प्रोटेक्टोरेट। ये क्या होता है बेसिकली इसमें, व्हेन, पहले रीड करते हैं फिर आपको समझाता हूँ। व्हेन ए नेशन हैज़ इट्स ओन इंटरनल गवर्नमेंट and is able to govern itself but under the control of outside power is said to be in protectorate। इसमें जो है, जो वीक कंट्री होता है वो एक ट्रीटी साइन करता है, कोई साइन करता है कोई ट्रीटी जिसके और अपने आप को सरेंडर कर देता है, ठीक है, ताकि जो बड़ा, जो आपका स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और थोड़ी बहुत ही मतलब पावर तो वैसे वीक कंट्री के पास ही रहती है, उसके जो मेन होता है उसका हेड उसके पास ही रहती है। बट कुछ कुछ स्पेशल फील्ड्स में उसकी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग कंट्री के पास चली जाती है, ठीक है। वो ट्रीटी के हिसाब से उसे फर्क पड़ता है, ठीक है, डिपेंड करता है मतलब ट्रीटी में क्या साइन किया गया है। While the foreign power maintains control over international relations and offers defense to the nation it controls, there is only a limited amount of self government। वही जो मैंने अभी बताया है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होती है, सारी की सारी अथॉरिटी ना ही स्ट्रॉन्ग कंट्री के पास होती है, स्ट्रॉन्ग जो गवर्नमेंट बनाई है जिन्होंने उनके पास होती है, और ना ही सारी की सारी पावर जिस कंट्री के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं उसके पास नहीं होती। तो मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड अमाउंट है इसमें, यानी कि जो खुद की वीक कंट्री है उसकी पावर बहुत कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। When an outside power exerts authority over a territory or region, this is known as sphere of influence। मतलब यूजुअली इससे क्वेश्चन बनता नहीं है और ना ही ये इतना ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, फिर भी आप डेफिनेशन याद करके जा सकते हो, ज़्यादा डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यूज फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बट ओकेजनली इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिफेंस। दिस फ्रीक्वेंटली हैपन इन द एरियाज दैट बॉर्डर्ड एन एस्टेब्लिश्ड कॉलोनी। A treaty was typically used to establish spheres of influence. Normally, this was between two controlling nations who agreed not to intrude on each other's territory, or between the controlling nation and a representative of the territory। फॉर्म्स ऑफ इंपीरियल रूल। अब हम यहाँ पे, हमने ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, हम बस रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला वाला क्या है, दी फ्रेंच प्रैक्टिस्ड डायरेक्ट रूल, सॉरी, सेंडिंग ऑफिशियल्स टू एडमिनिस्टर देयर कॉलोनीज, एग्जाम्पल है, ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो प्रैक्टिस इनडायरेक्ट रूल, ठीक है, यूजिंग लोकल रूलर्स। प्रोटेक्टोरेट्स, प्रोटेक्टोरेट क्या होता है, लोकल रूलर्स वर लेफ्ट इन प्लेस बट वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ यूरोपियन एडवाइजर। ये जो मैंने आपको समझाया ये लोकली भी फॉलो किया जाता है और कंट्री के लिए भी ये होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे प्लेस को तो लोकल रूलर वहाँ पे सेटल नहीं होते हैं, ठीक है, बट उन्हें ऑर्डर्स दे देते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, हमको ऐसे होना है, ठीक है।
जैसे कि प्रोटेक्टोरेट कॉस्ट लेस टू रन दैट अ कॉलोनी एंड यूजुअली डिड नॉट रिक्वायर अ लार्ज मिलिट्री प्रेजेंस, क्योंकि इसमें बस उनकी खुद की ट्रीटी होती है कि तुम्हें हमें बस ये चीज़ें फुलफिल करके देनी है, बाकी कंट्रोल आप रख सकते हो। Sphere of influence is an area in which an outside power claimed exclusive investment or trading privileges. The United States claimed Latin America is as its sphere of influence. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने इस पीपीटी के लास्ट सेक्ट पे आ चुके हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म। ये मतलब इम्पैक्ट नहीं कह सकते, बट ये जैसे इम्पीरियलिज्म के पॉजिटिव क्या है, क्योंकि हर जगह पे इम्पीरियलिज्म बुरा नहीं होता, और नेगेटिव क्या है, क्योंकि इम्पीरियलिज्म, अच्छा इम्पीरियलिज्म को इंडिया में ही देखो, इंडिया में भी इम्पीरियलिज्म हुआ था। कैसे हुआ था कि ब्रिटिश आए थे यहाँ पे, यूरोपियन पावर आई थी, तो क्या हुआ कि उनकी वजह से हमें एक एक्सपोजर मिला बाहरी दुनिया का। हमारी एजुकेशन जो है वो भी वेस्टर्न हो गई, वेस्टर्न स्टाइल की हो गई। अगर वो ना आते तो हम कभी इंग्लिश सीखते ही ना, और फिर हम वर्ल्ड में अपने आप को नहीं कर पाते उतना, क्या कहते हैं, अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाते इस ग्रोइंग वर्ल्ड में, अगर हम लोकली अपनी लैंग्वेजेस को, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को ही समझते बढ़ते रह जाते। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ये मैं टेबल की फॉर्म में हम लेके आए हैं आपके लिए, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। द मेजॉरिटी ऑफ सुपर पावर्स brought modern technology and industrialization to less developed countries which boosted their economies. मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाई थी लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, जो पहले लेस डेवलप्ड थे, तो उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर दी। पर नेगेटिव क्या है इसका, कि एथिक क्लींजिंग एंड वाइडस्प्रेड जीनोसाइड वर कॉज्ड बाय नेशन दैट रेजिस्टेड टेरिटोरियल एक्सपेंशन और ग्रोथ। पॉजिटिव्स ऑफ इंपीरियलिज्म क्या है, टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, द इंडिया the idea of a popular democratically elected government was introduced, कि ब्रिटिश ने ही बताया कि हमें, जिस एग्जांपल नहीं कर सकते हैं हम, कि ब्रिटिश ने ही बताया कि क्या करना चाहिए, इलेक्शंस करवाने चाहिए, नहीं तो हम तो हमेशा राजा रानी वाले ही उसमें, जो कहते हैं मोनार्की में ही उलझे रह जाते। उन्होंने, ब्रिटिश ने ही हमें डेमोक्रेसी में लाने में हेल्प की है। अब पॉलिटिकल क्राइम वॉज कमिटेड, नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं हम, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, सो मतलब वॉज कमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज डिसएग्रीमेंट ओवर हु वुड गेट टू यूज valuable natural resources. It promoted and introduced education and scientific thinking. Native belief was discredited as new religions were compelled upon people. कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। It was possible to access better medical facilities. Imperialism destroyed the majority of traditional cultures and languages, ये तो पता ही है। It was introduced to a new modes of transportation without paying fair compensation, and natural resources were also exploited. They were introduced to new cultures, religions, and languages. The fundamental rights of the laborers were violated, and they were subjected to discrimination and forced servitude. ठीक है, द लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। वैसे आप इसमें से 5 ही पॉइंट याद करके जाओगे, और ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ही आपने लिखना है, बट थोड़ा सा इसको याद करके जाना पड़ेगा। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, और इसको सारे को ब्रिटिश, और जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी इंडिया में, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, द imperialistic nations benefited from a cheap productive labor force. Contrary to their wishes, a large number of Asians and Africans were transported to America and England to work as slave labor on the plantations. अब लास्ट में मैंने कहा था हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट, किसमें, कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म में। तो आ जाइए टेबल की फॉर्म में इसको भी पढ़ लेते हैं। ये रहा, तो देखिए कॉलोनियलिज्म जो है वो कॉलोनस वर्ड से आया है, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, फार्मर्स। इंपीरियम का मतलब होता है कमांड। तो कॉलोनिज्म मीन्स अ कंट्री टेकिंग ओवर अनदर कंट्री एंड रूल्स इट, बट इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग एंड एक्सपेंडिंग वंस एम्पायर इनटू नेबरिंग रीजन्स। इंपीरियलिज्म का मेन मोटो सेटलिंग नहीं होता, ऑलवेज सेटलिंग नहीं होता। पहले बताया कि इंपीरियलिज्म जो है इज ए टाइप, इज अ ब्रॉडर टर्म, कॉलोनिज्म टाइप होता है इंपीरियलिज्म का। तो
जो इम्पीरियलिज्म है इसमें यूजली ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट कंट्रोल हो, इसमें डायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है। जैसे कि प्रोटेक्टोरेट के लिए जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, बट कॉलोनियलिज्म में हमेशा हमेशा डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉलोनिज्म में सेटलमेंट भी हो जाती है यूजली। ठीक है, बट इम्पीरियलिज्म में ज़रूरी नहीं है कि सेटलमेंट हो। वैसे ये टर्म्स जो है इंटरचेंजेबल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ब्रिटिश ने यहाँ पे इम्पीरियलिज्म भी किया हुआ था, कॉलोनिज्म भी किया हुआ था। तो कॉलोनीज आर यूज्ड फॉर देयर रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स बाय द कॉलोनाइजर्स फॉर ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। एंड दूसरी इम्पीरियलिज्म का पॉइंट बनता है ड्यू टू एक्सपेंशन सोशल वैल्यूज एंड कल्चर प्रॉपर्टी डैमेजेस टेक प्लेस। ये आपके PYQs हैं। ठीक है, और ये पूछे भी गए थे, आप देख सकते हो। ठीक है, 2010 में पूछा गया था, जिससे बहुत ही ज़्यादा 20 मार्क्स, 30 मार्क्स। ठीक है, उनकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये जो है वेटेज कैरी करते हैं, तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना। ठीक है, और इनको आप करके भी देख सकते हो, अभी तो आपके पास टाइम है। इन PYQs को आप कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऐसी और एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच।